हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरा देवी ने अपने मंदिर जैसे घर को बड़ा संजो कर रखा था और उसकी 5 बहुएं भी उस मंदिर को स्वर्ग मानती थी। भगवान की दया से मंदिरा देवी के पास सब था। बच्चे अच्छा कमा रहे थे, लेकिन कमी थी तो बहुओं की तरफ से। मंदिरा की सबसे बड़ी बहू साक्षी, उससे छोटी माया, बीच वाली कनिका और चौथे नंबर की कोयल, चारों की चारों बहुओं की कोख सुनी थी। लेकिन 5वीं बहू आनंदी के एक बच्चा था जो अभी लगभग 1.5 साल का था। ऐसे ही एक सुबह जब हॉल में बैठी मंदिरा अपने पोते को खिला रही थी, तभी उसकी बड़ी बहू साक्षी उसके पास दूध लेकर आती है और उससे बोलती है, माँ जी ये लीजिए दूध। पर ये क्या, आप बड़ी जल्दी उठकर मुन्ने के साथ खेलने लगी। आनंदी नहीं उठी क्या इसे संभालने के लिए? अरे बहू, पूरी रात ये शैतान अपनी माँ को कहाँ सोने देता होगा। आज भी 4 बजे उठकर बैठा था। वो तो शुक्र है कल रात इसे मैंने अपने पास सुलाया था, इसलिए जब ये उठा मेरी भी आँख खुल गई, वरना ये शैतान अपनी माँ की नींद खराब करता। माँ जी अब वो माँ है इसकी, अगर नींद खराब भी होती है तो उसका फर्ज था इसको संभालना। वैसे भी आप ऐसे जल्दी उठेंगी तो आपके शरीर को भी तो थकान होगी। अरे कहाँ थकान बहू, मेरे पोते को देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा तू दूध लाई है ना मेरे लिए, ला रख दे। साक्षी दूध रखने जाने ही लगती है कि तभी सुबह सुबह मंदिरा की पड़ोसन शारदा उसके घर आती है और मंदिरा को मुन्ने के साथ खेलता देखकर कहती है, अरे वाह, दादी पोता सुबह सुबह खेलना शुरू हो गए। तेरा सही है मंदिरा, मुन्ना तेरी सुबह सुबह एक्सरसाइज करवाता है। अरे अरे शारदा, आओ आओ। साक्षी बहू, जरा आंटी के लिए चाय बना ला। जी माँ जी अभी लाती हूँ। सच मंदिरा, अगर तेरी छोटी बहू को भी बच्चा न होता तो तेरा घर कितना सूना लगता। बताओ, बड़ी चारू बहुओं की कोख अभी तक सूनी की सूनी पड़ी है। उन सबको तो कोई बधाई आई ही नहीं। पर चलो, आनंदी ने तो कम से कम तेरे घर में खुशियाँ भर दी। अब शारदा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने अगर ऐसा ही लिखा होगा मेरी बाकी बहुओं की जिंदगी में, तो इसे कौन बदल सकता है। खैर तू बता, तेरी बहू ठीक है? सुना है पेट से है, ख्याल तो रखती है ना उसका? अरे बिल्कुल, उसे अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती। शारदा और मंदिरा की ये सारी बातें साक्षी सुन लेती है, जो अंदर ही अंदर अपनी छोटी देवरानी के लिए नफरत पालने लगी थी। खैर इन सब के बीच मंदिरा का सबसे छोटा बेटा संभव भागता हुआ नीचे आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आनंदी की तबीयत खराब है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। भाभी कहाँ हैं? उनको बोलिए जल्दी से आनंदी के लिए नींबू पानी लाएं। क्या हुआ बहू को, ठीक तो है ना? रुक, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और साक्षी बहू, कनिका बहू, कोई जल्दी से नींबू पानी बना दो। कुछ देर में डॉक्टर घर आती है और आनंदी को चेक करती है। मंदिरा और उसकी बाकी 4 बहुओं के साथ संभव भी कमरे के बाहर खड़ा होता है। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आकर सबको खुशखबरी देती है कि आनंदी माँ बनने वाली है। ये सुनकर संभव बोलता है, क्या माँ बनने वाली है? मेरी आनंदी ने मुझे दूसरी खुशखबरी दे दी। वो माँ बनने वाली है। माँ आप दोबारा दादी बनने वाली हैं। भाभियों आप ताई जी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो देवर जी, आप एक बार फिर पापा बनने वाले हैं। हाँ देवर जी, अब तो आपको अपनी भाभीयों को पार्टी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अरे मेरी 5वीं बहू मुझे दूसरी खुशखबरी देने वाली है। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुन्ना का छोटा भाई या बहन आएगा इस घर में। कहाँ है मेरी बहू? मैं उसकी नजर उतारूं पहले। मंदिरा कमरे में जाकर आनंदी की नजर उतारती है और संभव समेत सभी भाभियां आनंदी को घेरे खड़ी होती है, सिवाय साक्षी के। वो दरवाजे पर खड़ी सबको खुश देखकर खुद से कहती है, सबको कितनी खुशी हो रही है। ये नहीं सोच रहे कि 5वीं बहू दूसरी खुशखबरी देने जा रही है और हम चारों ने एक भी नहीं दी। इसके चक्कर में दुनिया और हमारी सास हमें कितने ताने मारेगी। सभी घर में आनंदी के माँ बनने से खुश थे और अब मुन्ना को तो पूरा का पूरा मंदिरा या कनिका संभालती थी और आनंदी को कोई काम करने नहीं देता था। ऐसे ही एक शाम जब माया अपनी देवरानी के लिए बादाम केसर का दूध बना रही होती है, तभी साक्षी रसोई में आकर उससे कहती है, ये तुम किसके लिए बना रही हो माया? दीदी आनंदी के लिए, वो उसको थोड़ी
वीकनेस फील हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए केसर बादाम का दूध बना दूं, उसको अच्छा लगेगा। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो माया? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी दूसरी बार माँ बनने वाली है और तुम एक बार भी नहीं बनी। इस वजह से दुनिया अब हम चारों को ताने मारेगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? अब हम माँ नहीं बन पाई, इसमें हमारी क्या गलती? और दुनिया जहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारी माँ जी हमें कभी इस बात के लिए ताना नहीं मारेंगी। माया अपनी बात खत्म करती ही है कि तभी वहाँ आनंदी आती है और माया से कहती है, अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? हटिए, मैं करती हूँ। अरे तुम बाहर क्यों आई? अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं वहीं दूध लेकर आती हूँ। दीदी अभी मेरी प्रेगनेंसी का पहला महीना है तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ, इसलिए आप चिंता मत करिए। आनंदी को अपनी जेठानी के साथ इतना प्यार दिखाते हुए देखकर साक्षी कहती है, आनंदी क्यों ड्रामे कर रही हो? अगर माँ जी ने तुम्हें काम करते देख लिया तो हमें ही सुनाएंगी कि उनकी प्यारी बहू से काम क्यों करवा दिया। आखिर दूसरी खुशखबरी देने जा रही हो तो लाड प्यार तो तुमको ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है दीदी, और मेरे काम करने से माँ जी आपको नहीं सुनाएंगी। वैसे भी ये खुशखबरी मेरे अकेले की नहीं, हम सब की है और मैं अभी काम कर सकती हूँ बहुत आराम से। इतना बोलकर आनंदी माया के साथ काम करने लगती है और साक्षी ये देखकर चिढ़ के चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। आनंदी की प्रेगनेंसी को अब 8 महीने पूरे हो गए थे, जिसके चलते एक दिन जब मंदिरा हॉल में मुन्ने और अपनी बहुओं के साथ बैठी होती है तो शारदा वहाँ आकर बोलती है, अरे वाह, आज तो मंदिरा अपनी बहुओं और पोते की टोली के संग बैठी है। खैर मंदिरा, मैं ये कहने आई थी, तेरी 5वीं बहू की दूसरी खुशखबरी देने पर तो उसकी गोद भराई नहीं करवाएगी क्या? अरे क्यों नहीं करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी। अगले हफ्ते का प्रोग्राम रखा है, आइयो तू भी और अपनी बहू को भी ले आइयो। एक हफ्ता गुजरता है। मंदिरा अपनी 5वीं बहू की दूसरी खुशखबरी देने की खुशी में उसकी गोद भराई रखवाती है, जहाँ आनंदी एक बेहद सुंदर सी साड़ी पहने सबके बीच आकर बैठ जाती है और उसकी 3 बड़ी देवरानियां उसके साथ ही बैठी होती हैं। साक्षी थोड़ी दूर खड़ी होती है और फंक्शन शुरू होते ही मंदिरा सबसे पहले अपनी बहू आनंदी की नजर उतारती है। ये देखकर शारदा बोलती है, अरे मंदिरा बहन, क्या फायदा अपनी छोटी बहू की नजर उतारने का जब आप शगुने लोग तो उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। क्या मतलब है तेरा शारदा? कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। यही कि तेरी सबसे छोटी बहू को घेरे तेरी बाकी 5 बहुएं बैठी हैं जो अभी तक माँ नहीं बन पाई, और कहीं ऐसा ना हो अपनी देवरानी से वो जलती हो, इसलिए नजर उतारने का कोई फायदा नहीं जब बुराई घर में ही बैठी हो। क्या बकवास कर रही हो शारदा? आंटी जी, ये शुभ अशुभ अच्छा बुरा सब आपकी सोच के अनुसार होता है क्या? और मेरी जेठानियाँ मेरी बहनें हैं और मेरा होने वाला बच्चा इनका भी बच्चा है, तो मुझे और मेरे परिवार को आपकी इस घटिया राय की ना कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। सही कहा मेरी छोटी बहू ने। माना मेरी 5वीं बहू मुझे दूसरी खुशखबरी दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बड़ी बहुओं का रौब इस घर में कम होगा या उनका अधिकार कम होगा। उनके लिए मेरा प्यार सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगा कि वो मुझे दादी नहीं बना पाई। मेरे लिए मेरी 5 बहुएं एक समान है, और माँ बनना हुआ तो भगवान उन्हें बना देगा, और नहीं भी बनाएगा तो मेरी छोटी बहू के बच्चे ही मेरी 5 बहू के बच्चे बनकर पलेंगे इस घर में। अपनी सास की ये बात सुनकर साक्षी समेत सारी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साक्षी तो आनंदी के गले लगकर अपने बर्ताव और मन में भरी नफरत के लिए उससे माफी मांगती है। इसी के साथ अगले महीने आनंदी एक बहुत प्यारी सी लड़की को जन्म देती है, जिसको वो सबसे पहले अपनी जेठानियों की गोद में देती है और सभी बहुएं बस नन्ही मेहमान पर खूब प्यार लुटाती हैं। अरे शर्मा जी को देखो, अपनी पत्नी को हर बर्थडे पर आईफोन की शॉपिंग करवाते हैं, और आज तक तुमने मुझे एक फोन नहीं लेकर दिया। अरे मेरी गुलाबो, रोते हुए अच्छी नहीं लगती तुम। अरे हमेशा चेहरे पर स्माइल रखा करो, बड़ी खूबसूरत लगती हो। और हाँ, रही बात आईफोन की, तो यार एक दिन वो भी दिला दूंगा। हाँ, यही सुनते सुनते तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी वाइफ बन गई, लेकिन आज तक तुमने मुझे कीपैड वाला फोन भी नहीं लेकर दिया। आईफोन तो लेना दूर की बात है। अरे लानत है तुम जैसे पति पर। जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। ईशा आए दिन अपने पति से फोन के लिए लड़ा करती।
ऐसे ही कुछ समय बाद ईशा के जन्मदिन से एक रात पहले रात के 12 बजे अमर उसको विश करता है और उसे बोलता है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। थैंक यू अमर। आज मैं तुम्हें तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट दूंगा। सच में? ईशा सो जाती है और अगली सुबह अमर ईशा को आईफोन की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है और उसे आईफोन दिला देता है। साथ ही उससे कहता है, ये लो मेरी जान, यही चाहिए था ना तुम्हें, अब मौज करो अपने इस आईफोन के साथ। आई लव यू अमर, तुम तो शर्मा जी से भी बहुत अच्छे हो। अब ये हर बात पर शर्मा जी को क्यों ले आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो ना फोन से सेल्फी लेते हैं। ईशा अमर के साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है और गलती से उसके हाथ से आईफोन नीचे गिर जाता है और वो नींद से उठकर बैठ जाती है। साथ ही मन कहती है, ओह माय गॉड, ये तो एक सपना था। थैंक गॉड मेरा आईफोन नहीं टूटा, कहीं टूट जाता तो मेरा तो दिल कलेजा चीरकर बाहर ही निकल जाता। ईशा अमर की कही गिफ्ट वाली बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो खुशी खुशी घर का सारा काम करती है। ऐसे ही वो घर के काम से फ्री होकर अपनी सहेली मंजू को कॉल करती है और उससे बोलती है, अरे मंजू सुनना, आज शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और तुझे जरूर आना है। क्या गिफ्ट दे रहा है तुझे तेरा पति? आईफोन देंगे मुझे। मजाक क्या होगा तेरे पति ने तुझसे? अरे ये पति सारे होते ही कंजूस टाइप के हैं। आई बड़ी, अरे तेरा पति होगा कंजूस, मेरे वाले तो जान लुटाते हैं मुझ पे। हाँ तेरे पति ने आज तक सिंपल फोन तो दिया नहीं, बढ़ाया आईफोन देने वाला। यार देख, डिंगे हाँकना बंद कर। अरे तू जाना, मैं कोई डिंगे नहीं हाँक रही हूँ। अरे सच बात बता रही हूँ, मुझे पता है तो जल रही है मेरी बातों से, तभी तो ऐसे बोल रही है। जब मेरा आईफोन आ जाएगा ना तो फिर देखना तेरी आंखें कैसे चटकती है। इतना बोलकर वो फोन गुस्से में काट देती है और इस तरह ईशा अपने कई दोस्तों को फोन करती है और उन सभी को यही बताती है कि आज शाम को उसे आईफोन मिलने वाला है। थोड़ी देर के बाद शाम को ईशा अपने बर्थडे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर आती है। केक कट करके अपने पति और सास मधु को केक खिलाती है। तभी अमर उसे एक बॉक्स देता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर से तरीके से पैक हुआ था। ईशा उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक कीपैड नोकिया का फोन निकलता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और ईशा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी अमर और मधु भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और मधु उससे कहती है, अरे बहू क्या हुआ? एक तो मेरे बेटे ने तुझे फोन गिफ्ट किया और तू उसका धन्यवाद करने के बदले गुस्से में मुंह बनाकर यहाँ आ गई। बड़ा ही महान काम कर दिया आपके लाडले ने। जाओ मुंह मीठा करवा दो उसका। क्या हुआ ईशा, बोलो तो। अरे आईफोन दे नहीं सकते थे तो बोला क्यों कि आईफोन दोगे? अरे आईफोन बोलकर मुझे ये बटन वाला नोकिया का फोन पकड़ा दिया तुमने। अरे कितनी बेइज्जती हो गई मेरी आज सबके सामने। बताओ, मेरे सारे सपने टूट के बिखर गए। अरे पागल वागल हो क्या? मैंने बोला था फोन दूंगा, तुम्हें ये नहीं बोला था कि आईफोन दूंगा। अरे तुम्हें घर की आर्थिक हालत तो पता है ना कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर रखना है। आईफोन लेने का समय नहीं है ये। शर्मा जी को देखो, कभी अपनी वाइफ को जन्मदिन पर रुलाते हैं, तुमने मुझे रुला भी दिया। तुम एक काम करो ना, जाकर शर्मा जी के यहाँ ही रहना शुरू कर दो। सारा दिन उन्हीं का नाम जपती रहती हो। हाँ चली जाऊंगी। तुम तो यही चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? हाँ तो और क्या कहूँ, जब देखो तब यही ड्रामा है तुम्हारा। और नहीं तो क्या। अरे तुझे तो फोन चाहिए था ना, तो मिल गया, और चाहे वो कोई सा भी हो। इस तरह वो तीनों एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन ईशा कीपैड नोकिया फोन में सांप वाली गेम खेल रही होती है कि तभी उसकी सास गुस्से में उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे नट्टिन कहीं की, कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? अरे बटन वाले फोन के साथ तेरा ये हाल है तो आईफोन मिलेगा तो पागल ही हो जाएगी। अरे सासू माँ, आपका जमाना तो चला गया। आप ठहरी पाठ पूजा करने वाली, अब मेरा टाइम तो फोन चलाने का है, समझिए आप। अच्छा हुआ कि मेरे बेटे ने तुझे स्मार्टफोन नहीं दिलाया, मजा आया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया जब जन्मदिन वाले दिन तेरा मुंह बन गया था सड़ा हुआ। हाँ,
आपको और आपके बेटे को तो मजा आएगा ही। आप दोनों की मिली भगत है ना ये। आप तो चाहती ही नहीं थी कि मैं आईफोन चलाऊं। अरे अगर इतना ही शौक है ना तो अपने बाप से मांग ले। हाँ, काम मैं यहाँ पर करूँ, सेवा आपकी करूँ और फोन मांगने अपने बाप के घर पे चले जाओ। सही तेज पर है सासू माँ आपका। तुझे पता है कि तेरा मुंह कैसा लग रहा था उस टाइम? जैसे बरसात के मौसम में पड़ा हुआ गोबर फूल जाता है ना, वैसे ही लग रही थी तू। माँ जी, आपने मुझे गोबर कहा और वो भी फूला हुआ। अरे नहीं नहीं, तुझे थोड़ी, तेरे मुंह को कह रही हूँ पगली। माँ जी, इससे पहले मैं आपको कोई बदबूदार सा नाम दूं ना, चली जाइए यहाँ से। मधु गुस्से से वहाँ से चली जाती है और ईशा उसके जाने के बाद मन ही मन बोलती है, इस बुढ़िया को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे इसे क्या लगता है कि अगर ये और इसका बेटा मुझे आईफोन नहीं दिलाएंगे तो मैं कभी आईफोन नहीं ले पाऊंगी। अरे मैं भी लूंगी और वो भी इन्हीं के पैसों से लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही अगले दिन ईशा आईफोन की शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और अपने लिए आईफोन ले लेती है। मोबाइल शॉप से वापस अपने घर लौटकर वो अपनी सास मधु को अपना फोन दिखाते हुए कहती है, ये लो सासू माँ, आपको तो यही लग रहा होगा ना कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके भरोसे बैठी रहूंगी कि आप मुझे आईफोन ला कर देंगे। लो, मैंने खुद ही ले लिया। तेरे पास पैसे कहाँ से आए ये बता। आ गए तो बस आ गए, आपको कोई मतलब। ऐसे ही एक हफ्ते बाद अमर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो कई दिनों से जॉब पर भी नहीं जा पाता। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके इलाज के लिए घर में पैसे भी नहीं होते। अब इसलिए मधु देवी अपना संदूक खोलती है और उसमें से कुछ जेवर निकालकर उन्हें गिरवी रखने के लिए सोचती है, मगर वो देखती है कि उसके जेवर संदूक में है ही नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और घर घर जाकर मदद के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ती है। तो वहीं ईशा ये सब कुछ देख रही होती है। उसको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपके जेवर चुराए थे अपना आईफोन लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ईशा बिना देरी किए अपना आईफोन बेचकर घर के लिए पैसे लेकर आती है और अमर को एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उसका इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों के बाद अमर की तबीयत में सुधार आता है और वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट आता है, जिसके बाद वो उसे सारा सच बता देती है, साथ ही सबसे माफी भी मांगती है। मधु और अमर दोनों मिलकर ईशा को माफ कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अमर के साथ साथ ईशा भी अब जॉब पर जाने लगती है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक दिन ईशा पैसे जोड़कर अपने और अपने पति अमर दोनों के लिए ही आईफोन खरीद लेती है। गुरजोत तपती धूप में एक टेंट लगाकर राह चलते लोगों को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाया करती थी। उसे इस तरह लोगों की सेवा करना बेहद पसंद था और वो ये काम नियम से किया करती थी, बिना कोई दिन मिस किए। ऐसे ही एक दिन उसकी सास सतविंदर उसे उठाते हुए कहती है, पुत्र छेती उठ, लोकां नू ठंडा पानी पिलाउण भी तो जाना है। हाँ जी मम्मी जी, बस हुणे उठ रही हैं। थोड़ी ही देर के बाद गुरजोत भी तैयार होकर नीचे आ जाती है और दोनों सास बहू नाश्ता करके सेवा करने के लिए घर से निकल जाती हैं। सबसे पहले दोनों मिलकर बड़े बड़े टब में रूह अफ़ज़ा बनाती हैं और फिर सभी लोगों में बांटना शुरू कर देती हैं। इसी बीच एक अजय नाम का लड़का आता है रूह अफ़ज़ा पीने के लिए। उनके स्टॉल के पास आकर वो एक ग्लास रूह अफ़ज़ा उठा लेता है। वो एक घूंट रूह अफ़ज़ा पीता और एक बार गुरजोत को देखा करता। वक्त बीतता जाता है और अजय रोजाना गुरजोत के स्टॉल पर आता और रूह अफ़ज़ा पीता, साथ ही उसे निहारता रहता था। ऐसे ही एक दिन जब वो आता है तो गुरजोत उसको रूह अफ़ज़ा दे रही होती है। तब वो उससे बोलती है, जी जनाब, तुहानू कोई दिक्कत है? मैं देख रही हूँ रूह अफ़ज़ा कट पी रहे हो ते मेरे वाल नू ज्यादा देख रहे हो। अरे अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच? ऐदा तो कुछ नहीं है। मतलब मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है, फिर शाम ਨੂੰ मिलना। शुक्रिया जी। ऐसे ही शाम को दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ अजय उससे कहता है, हे, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? वो कहाँ से हो तुम? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? मैं तो दिल्ली का हूँ। ਚੰਗਾ ਜੀ। वैसे बहुत ही पुण्य का काम करती हो तुम और तुम्हारी माँ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੀ ਮਿਲकर ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या तुम शादीशुदा हो? ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ओ, आगे के बारे में क्या सोचा है फिर? ਜੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ। वैसे मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? साथ मिलकर रोअफ़ज़ा पिलाएंगे सबको। ਸ਼ਾਦੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तभी वहाँ सतविंदर आ जाती है और बोलती है, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਓ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। अपनी माँ के कहने पर गुरजोत मान जाती है और 1 हफ्ते के बाद वो लोग दोनों घर वालों की हामी से शादी कर लेते हैं। ससुराल आने के अगले दिन गुरजोत अपनी सास से कहती है, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ जगह जगह ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जाके रूअफ़ज़ा पिलाना है। अरे कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, ये मेरा घर है और यहाँ सारे मेरे हिसाब से चलते हैं। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं तेरी वो पहली वाली सास नहीं हूँ, समझी? इस घर में रहना है तो मेरे नियम अनुसार रहो। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अंजलि और गुरजोत दोनों बाहर किसी काम से जाती हैं। तो रास्ते में एक आदमी टेंट लगाकर रूअफ़ज़ा ठंडा ठंडा पिला रहा होता है। तभी वो आदमी एक गिलास रूअफ़ज़ा लेकर अंजलि के पास आता है और फिर बोलता है, मैडम जी तुसी भी ले लो रूअफ़ज़ा। जी आप अपना रूअफ़ज़ा किसी और को ही दे दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। माता जी इधर सेवा है, एकदम मना नहीं कर दे। माफ करिए भाई साहब। ਮਾਂ ਜੀ मना ना करो, वैसे भी ਮੈਨੂੰ बहुत प्यास लग रही है। अरे तो मेरे पास पैसे की कमी है क्या? 1 बोतल पानी खरीद के पी लूंगी, लेकिन ये सब कभी नहीं पीऊंगी। अंजलि गुरजोत का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है और घर आने के बाद गुरजोत अपनी सास से कहती है, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। देख जितनी भी सेवा करनी है मेरी कर, मना नहीं करूंगी तुझे। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ऐसे ही कुछ समय के बाद गुरजोत ये सारी की सारी बातें अजय को बता देती है। तो अजय उससे कहता है, यार देखो, माँ जो कह रही है वो सब भी सही है और माँ के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰ। यार तुम गलत ले जा रही हो बात को। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। हाँ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मगर मैं साथ नहीं दूंगा इसमें। ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है, मैं अपना काम आप कर लूंगी। ऐसे ही अगले दिन गुरजोत घर का सारा काम निपटाकर अपनी सास सतविंदर के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वो एक बार फिर से अपनी सास के साथ मिलकर लोगों में ठंडा रूअफ़ज़ा बांटने लगती है। ऐसे ही सेवा करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता है और गुरजोत अपनी सास के पास ही रुक जाती है। इसी तरह अगले दिन अजय गुरजोत को फोन करके उससे कहता है, हेलो बाबू, तुम कब आओगी? मैं नहीं आना तो क्यों नहीं आना, ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। यार मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, वो जैसा बोल रही है तुम्हें वैसा ही करना होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। तुम सही बोल रही हो। ठीक है तुम वापस आ जाओ यहाँ, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, मैं आपे शुरू कर लूँ सारे काम। ऐसे ही अगले दिन अजय टेंट लगाकर धूप में आते जाते राह चलते प्यासे लोगों को रूअफ़ज़ा बनाकर ठंडा ठंडा शरबत पिलाया करता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और उसकी माँ उससे कहती है, वाह बेटा वाह,
बीवी की बातों का इतना असर हो गया तुझे कि तू मुझसे बिना पूछे ये सब करने लग गया। माँ इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहा जो आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है मेरा बेटा। बहू के आते ही उसकी बोली बोलने लग गया। माँ जो समझना है समझो। ऐसे ही एक दिन कड़कती धूप में अंजलि किसी काम से बाहर जा रही होती है और अंजलि का पर्स कहीं अचानक गिर जाता है। साथ ही उसको धूप में चक्कर आने लगते हैं। उसको प्यास भी लगती है। पैसे न होने के कारण वो कहीं से पानी भी नहीं खरीद पाती। प्यास और गर्मी की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। किसी तरह वो खुद को संभालते हुए आगे जाती है और थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। साथ ही आंखें बंद करके बोलती है, पानी पानी, हे भगवान, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। वहीं थोड़ी दूरी पर गुरजोत लोगों को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला रही होती है। जैसे ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है, वो तुरंत एक गिलास रूह अफ़ज़ा लेकर उसके पास जाती है और उसे पिलाती है। रूह अफ़ज़ा पीकर अंजलि की जान में जान आती है और वो सोचने लगती है, बहू कितना पुण्य का काम कर रही थी। आज मुझे पता चला कि इस सेवा का क्या मतलब है। अगर ये सेवा ना होती तो आज मैं मर जाती। की होया माँ जी, तुसे ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे वास्ते रूह अफ़ज़ा लेके आवा? नहीं बहू, मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे माफ कर दे बहू। मैं तेरे इस दया भाव को कभी समझ नहीं पाई। तुझे हमेशा तेरे इस नेक काम को करने के लिए मैंने रोका। ओहो माँ जी, माफी केड़ी गल दी मांगदे हो? हुण तां तुहानू तुहाडी गलती दा एहसास भी हो गया है। फिर मेरे नाल चल के सेवा क्यों नहीं कर लेंदे? तुहाडे मन नू बड़ी तसल्ली मिलेगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं ये जल सेवा जरूर करूँगी। ए होई ना गल माँ जी। नाले वाहिगुरु जी ने कहा है, कारज ते कबहू न डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तब मैं भी बस ओ होई कीता, मैं अपनी सेवा कर दी रही। ते देखो आज तुहानू आप ही एहसास हो गया कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही सी। जो खुशी लोकां नू खुश करन च मिलदी है ना, सच्ची ओ खुशी होर किते नहीं मिलदी। जिसके बाद अंजलि भी अजय, सतविंदर और गुरजोत के साथ मिलकर इस सेवा का हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे जल की सेवा के साथ साथ वो लोग खाने की सेवा भी करने लगते हैं और फिर मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।